नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम पर जो बचे हुए पार्ट थे। इससे पहले वाली वीडियो में, पिछले वाली वीडियो जो 5वें पार्ट की थी, उसमें हमने कूलाम के नियम के बारे में डिस्कस किया था। कूलाम का नियम क्या कहता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है किस पर डिपेंड होता है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम वहीं से फिर स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा मेन बातें बताते हुए, और सभी बातों को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कूलाम के नियम पर जल्दी जल्दी चलते चलेंगे, परिभाषा को नहीं लिखेंगे, पिछले वीडियो में हमने लिखा था, ठीक है। तो जितने पाठ हमारे हो रहे हैं, आप अगर अच्छे से उसको देखोगे, लिखोगे, क्वेश्चन को करोगे, तो जितने भी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले होंगे, इन्हीं में से प्रश्न होंगे, इन्हीं कंसेप्टों पर आधारित प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, अच्छे से देखना इसको। तो कूलाम के नियम, कूलाम के नियम को हम पढ़ रहे थे 5वें पार्ट में, तो फिर भी यहां से शुरू करते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए होता है, पहली बात। इसमें इन्होंने बताया कि अगर ये दो बिंदु आवेश हैं, एक यह है, दोनों एक संरेखा रेखा में है, और अगर इनके बीच की दूरी कितनी हो जाए, आर है, अगर इनके बीच की दूरी कितनी है, आर है, और यह आवेश है कितना, Q1, ये दोनों आवेश है Q1 और Q2, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होता है, यह हमने बताया था कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यह हमने बता दिया था। या यहां से अगर हम इस वाले चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, इसको हम लिखेंगे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यह हम कर सकते हैं। यह हमने यहाँ तक इसके बारे में जानकारी लिया था। कूलाम ने बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब यह सूत्र हमारा हो गया। यहाँ पे के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, हमने इसको बताया था। और यह बताया था कि ये दोनों आवेशों किस माध्यम रखें उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा बल, दूरी और आवेश के मात्रकों पर के का मान डिपेंड करता है। हमने प्रयोग द्वारा बताया था, इसके लिए यह बताया गया प्रयोग द्वारा, इसका जो मान प्राप्त हुआ है 9.0 गुणे 10 की पावर 19 क्या मिला है, मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मान निकालना तो ये देखो, अगर इसका मान निकालना तो यह आर एफ के साथ चला जाएगा, Q1 Q2 नीचे आ जाएंगे, इनका मात्रक कूलाम होता है तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर यह हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यह देखा गया निर्वात अथवा वाय के लिए, हमने यहाँ पर बताया था आपसे कि निर्वात अथवा वाय के लिए, अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर हम लिख सकते हैं 1/4πε0, और इसका मान होता है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है 1/4πε0, इसको ध्यान रखना, 1/4πε0 बराबर 9.0 इंटू 10⁹। यह जब आप विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला लेसन पढ़ोगे तो वहां से भी यह वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। तो 1/4πε0, और यहाँ पर अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं ε0 जो है निर्वात की क्या है, निर्वात की
वैद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इसको हम क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, वैद्युतशीलता का मतलब यह होता है कि जिस माध्यम में आवेश रखा गया है, तो एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर जो बल लगता है वह उस बल का प्रभाव कितना होगा, इसके बारे में जानकारी है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि कितना धारण कर सकती है, कितने प्रभाव को वह धारण कर सकती है, वैद्युत के प्रभाव को। यानी एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर जो बल लग रहा है उसको कितना धारण कर सकती है, इसको हम कहते हैं वैद्युतशीलता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, और इसका जो मान आता है एप्सिलॉन जीरो का जो मान निकाला जाता है, यह होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12, और यहां से निकाला जाता है। देखो यहां से एप्सिलॉन जीरो का मान निकालोगे ना, तो इस 4 पाई इधर चला जाएगा। ठीक है, पलटेंगे तो यहां से जब इन दोनों को मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और इसको जब सॉल्व किया जाता है तो इसका मान इतना आता है, और जो मात्रक आएगा उल्टा हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। माने इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का जो के का मान मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, लेकिन जब पलट देंगे इसको ऊपर करोगे, ऊपर अगर इसको हम 4 पाई एप्सिलॉन जीरो लिखने का प्रयास करें, थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं, इस वाले बात को ध्यान रखना। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, या 4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर 1 देख लेना, सवाल लगाने में कहीं कहीं मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर 9.0 इंटू 10⁹। ठीक है, यह हो जाएगा। अब इसका मात्रक तो हम जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, लेकिन मात्रक अब बदल जाएंगे। अब मात्रक क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 4 पाई तो नियत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है के का जो मान होता है, के लिए जो इसका मात्रक होता है, क्योंकि मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। और यह वाली जो वैल्यू है इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि आपको यहाँ पे मिल जाएगा 8.85 गुणे 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, तो इसका मान -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, तो वैद्युतशीलता के बारे में हमने बता दिया कि एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर उस बल का कितना प्रभाव होगा। ठीक है, यहां से एक नंबर मिलेगा, एक नंबर यह भी मिल सकता है, यह वाला विद्युत चुंबकीय तरंगों में मिलेगा, यह वाला गोली संधारित्र में जब हम सवाल लगाएंगे तो इसका भी मान वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, इन सब मानों को रखने पर इसको 1 लिखते हैं। तो अब हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको लिखेंगे, अतः इन सभी वैल्यू को अगर रख देंगे तो यह बराबर, अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यह हो जाएगा। ये किसके लिए हो गया, निर्वात के लिए। इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, यह किस माध्यम के लिए हो गया, निर्वात के लिए। ठीक है, और एप्सिलॉन जीरो तो यह हो गया निर्वात। अगर यह क्या हो जाए, ये दोनों आवेश कहां पर रखे गए हों, यहां से अगला पॉइंट देखना, अब आज से शुरू है, मतलब आज का जो टॉपिक है शुरू करने वाले हैं, तो कल तक हमने यहाँ पर बता दिया था। ठीक है, यदि दोनों आवेश कहां पर रखे जाए, निर्वात में, यदि दोनों आवेश के पराबलतांक के माध्यम में, देखो यहाँ के और इस के में अंतर है, यह के है अनुक्रमानुपाती नियतांक है, यह के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जबकि यह के अलग है। यह दोनों आवेशों को के परा
यदि दोनों आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा जाए तो बल, अगर इन दोनों आवेशों को निर्वात y में रखते हैं तो हम इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं। एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है, या 0। अगर इन दोनों आवेशों को कहां पर रख दिया जाए, निर्वात मतलब किसी माध्यम में, परावैद्युत, देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, यदि दोनों आवेशों को, अच्छा, दोनों आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम, परावैद्युतांक उन पदार्थों को कहते हैं जैसे कांच है, तेल है, कागज है, अभ्रक है, ऐसे पदार्थ जो कुछ अलग प्रकृति के होते हैं, लेकिन प्रेरण के द्वारा उनमें क्या जाता है, एक सिरे पर प्लस और एक सिरे पर प्लस, या एक सिरे पर प्लस और दूसरे पर माइनस आता है, ठीक है। तो ऐसे, या हम ऐसे कह सकते हैं, परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक से दृढ़ता से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, ठीक है, जिनके नाभिक क्या होते हैं, दृढ़ता से बंधे होते हैं, लेकिन जब इन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके जो प्रेरण के द्वारा इनके जो आवेश होते हैं वह किनारों पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को परावैद्युतांक कहते हैं। तो अब आगे हम देखेंगे परावैद्युतांक के बारे में, हमने तो यहाँ पे पॉइंट देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे, जब यह बल लगेगा, परावैद्युतांक में रखते हैं तब बल, ये देखो ये जो बल लगा हुआ, कब लगा हुआ है, निर्वात में लगा हुआ, कब लगा है, निर्वात में लगा है, ठीक है। अब यह बल अगर हम देखें, सवाल इस पर देख लेना, एफ नॉट का मतलब है, यह मान लेते हैं निर्वात में लगा हुआ, ठीक है। तो एफ एम बराबर 1/4πε0 के लिख देते हैं, ठीक है, और इंटू हो जाएगा Q1 Q2 बटे R²। बस केवल इस वाले फार्मूले हमने के रख दिया। अब के रखने से हमें यह पता चल जाएगा कि इसको कहां पर रख दिया गया है, के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया गया, ठीक है। इस वाले समीकरण को बना लेते हैं हम 3, ठीक है, समीकरण को 3, बस केवल हमने के परावैद्युतांक माध्यम है तो इस सूत्र में हमने के रख दिया, क्योंकि एप्सिलॉन 0 के बराबर एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मीडियम। तो इनके स्थान पर देखो, यहां से भी एक सूत्र आपका बन जाएगा, इस पर भी सवाल पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां से निकाल सकते हो, के बराबर लिख सकते हो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन, के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम, एक सूत्र आपको याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको ध्यान रखना, एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, चलिए के बराबर इतना आ गया ना, इसको हम एप्सिलॉन आर भी कह सकते हैं। यहाँ पे के या एप्सिलॉन आर भी आप लिख सकते हो, आर माने रिलेटिव, तो के क्या है, परावैद्युतांक, के लिखो या ई आर लिखो, ठीक है। तो ई आर लिखने का मतलब क्या है, एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव है। तो कहीं कहीं पर आपको के मिलेगा, कहीं कहीं पर ई आर मिलेगा। ई आर का मतलब
रिलेटिव जो है माने रिलेटिव परावैद्युतांक कहता है, माने निर्वात के सापेक्ष जो माध्यम का जो वैद्युशीलता है तुलना करने के लिए होता है, रिलेटिव होता है। इसका कोई मात्रक है के या एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो चाहे एप्सिलॉन आर लिखा हो चाहे के लिखा हो, इस वाले के को हम कहते हैं परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इसको कहते हैं परावैद्युतांक। और या इसमें संबंध हमने ये निकाल लिया। यह संबंध कैसे आया है भाई, इस एप्सिलॉन जीरो स्थान पे के रखा जाता है, कैसे बता भी देते हैं, इसको प्रूव भी करके बता सकते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा देख लेना, क्योंकि हो सकता है इस पर ऐसे सवाल मतलब पूछे जाए। समीकरण 2 और अगर हम समीकरण 2 और 3 से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ऐसे निकाल सकते हैं, समीकरण 2 और 3 से एक में दूसरे से भाग देते हैं तो देखो क्या आता है, इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हम इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं ऊपर वाली बात को बताने के लिए। सही है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो वैसे होनी नहीं चाहिए, आसानी से तो बता दे रहे हैं, बहुत आसान है। एक में 2 से भाग दे दो, एक में 2 से अगर भाग देंगे तो हम लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब जानते हो कि यह वाली वैल्यू इससे कटेगी, यह वाला जो इससे कटेगा, ठीक है, इससे कट गया तो हमें क्या मिल गया, एफ नॉट बटे एफ एम बराबर के मिलेगा, 1/1/k मिलेगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट या एफ नॉट बटे एफ एम बराबर हो जाएगा के। तो अगर हम कह सकते हैं कि एक बल दो बलों की अगर तुलना करनी हो, मतलब अगर दो आवेश कहां पर रखे गए हों, एक को निर्वात में रख दिया गया हो, मतलब दोनों आवेशों को पहले निर्वात में रख दिया गया हो, बल निकाल लिया गया, फिर मन प्रश्न ऐसे पूछेगा कि दो आवेशों को अगर कहां पर रख दिया जाए, निर्वात में रख दिया जाए तो उनका बल इतना दिया हो या निकाल लो। फिर दूसरे का अगर आपसे पूछ रहा हो तो हम क्या करेंगे, पहले के सापेक्ष दूसरे का निकालेंगे या जिसका पूछेगा। कहने का मतलब अगर दोनों आवेशों को पहले निर्वात में रख करके पुनः किसी माध्यम में, चाहे कांच, तेल, मोम, अभ्रक कहीं पर रख दिया जाए तो पूछे कि निर्वात में अगर इतना है तो इन माध्यमों में कितना होगा। माने परावैद्युत पदार्थ में जब रख दिया गया है, जिनके बीच दोनों आवेशों के बीच अगर परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है तब बल कितना होगा। उसके लिए आपको यह फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले को आप ध्यान रखना, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, यह भी हमने इम्पोर्टेंट बना दिया। ठीक है, और बाकी ये तो हमने कंसेप्ट कल भी बताए थे और आज हमने यहाँ पे बता दिए। ठीक है, तो के लिए हो गया। अब देखो के है, के लिए कुछ खास बातें हैं यहाँ पे हमें देखना है। के का मान जो यहाँ पे ध्यान रखना, अगला पॉइंट है के जो क्या है, परावैद्युत पदार्थ के का मान, जिसको हम कहते हैं के का मान यानी परावैद्युतांक, यानी परावैद्युतांक परावैद्युत पदार्थ के का मान या परावैद्युतांक। पहली बात तो यहां ध्यान रखना कि क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ के का मान जो है एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है।
ठीक है, पहली बात तो यह ध्यान रखना कितने से अधिक होता है, एक से अधिक होता है, माने के का मान एक से ज्यादा होगा, ठीक है हमेशा। और बातें समझेंगे। धातु के लिए पूछा जाता है, धातु के लिए के का मान अनंत होता है। अनंत का मतलब के बराबर इनफाइनाइट। धातु जैसे चांदी है, लोहा है, सोना है, ऐसे धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। और देखेंगे अगला, इसमें एक पॉइंट दिया था, धातु के लिए अनंत है, लेकिन अगर इसमें शीशा दिया था, शायद शीशा था, तो शीशे के लिए जो दिखाया गया था के का मान कितना होता है, 6 माना गया था ना। तो शीशे के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सीधे लिखेंगे, शीशे के लिए के का मान कितना होता है, 6। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, शीशे के लिए वैसे शीशे के लिए ना लिखे तब भी समझ में आएगा, माने धातु शीशे के लिए चलो के बराबर 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जान लिया कि परावैद्युत पदार्थ जो के का मान होता है वह एक से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ को हमें लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक लिखते हैं, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस कहा जाता है। और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिख देंगे, इसको हम लिख देते हैं परावैद्युतांक को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, समझ लेते हैं फिर से कि अगर पूछे कि आपसे कि के का मान, माने परावैद्युत पदार्थ के का मान कितना होता है सभी पदार्थों के लिए, मतलब कह सकते हैं कि के का मान कितना हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। धातु के लिए के का मान अनंत होता है, शीशे के लिए के का मान 6। ये सब 3 प्रश्न पूछे गए, इसका भी पूछा गया, यह भी पूछा गया है, और यह भी, तीनों में से कोई विकल्पीय प्रश्न आपको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, याद कर लेना। शीशे के लिए 6 दिया है, हाँ शीशा अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, वैसे लेड दिया था, लेड जो दिया था, लेड के लिए कितना मान लिया गया था, कितना, हाँ इसमें शीशा या कांच, शीशा या कांच, या कांच लिख देते हैं, कांच दिया इसमें, या शीशा, बात एक है, बस लिखा गया था। कांच के लिए के का मान 6, धातु के लिए अनंत, और अन्य के लिए 1 से अधिक होता है। ठीक है, इसमें प्रश्न भी आपसे मिल सकता है। तो हमने आज जो चर्चा की, इसमें कूलाम के नियम हमने बता दिए थे, मात्रक को ध्यान रखना है। हाँ, ये F∉0 का एक बीमी सूत्र को हमें देखना था। ठीक है, F∉0 का जो हमें बेमी सूत्र देखना था उसको हम देख लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बेमी सूत्र भी बता देते हैं। और बाकी इसको ध्यान रखना, इनको ध्यान रख लेना, परावैद्युत वाला है। और इस पर एक सवाल बना था, सवाल यही था कि निम्न में से, थोड़ा रुकिए एक मिनट, सवाल क्या कैसे बना था देख लेते हैं। सवाल है कि किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। क्वेश्चन देखो इसमें है, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है, के का मान हो सकता है। ऑप्शन हमें दिया था
ऑप्शन हमारे पास है -3 0, -3 0, 0.7 और डी है 6.0। तो हमने बताया इसमें जो पॉइंट जो बताए गए हैं किसी भी माध्यम के लिए जो है किसी भी माध्यम के लिए के का मान 1 से अधिक होता है। अगर धातु है तो उसके लिए अनंत होता है और नहीं तो 1 से अधिक होता है। जिसमें कह रहा है किसी वैद्युत रोधी माध्यम का, यानी कि किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के का मान हो सकता है। तो इसने बताया था, ये बताया गया के का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। तो पहली बात 1 से ज्यादा था, -3 कम है, 0 भी कम है, 0.7 भी कम है, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर 6 है। तो 6 भी यह प्रश्न किताबों में पूछा गया है। और तो 6 जो दिया है किसके लिए, कांच के लिए। तो यहाँ से भी आपको 1 नंबर का प्रश्न आपको मिल सकता है। ठीक है, घबराना मत, बहुत आसान है। जितने भी पॉइंट हम बना दे रहे हैं उस सब पर हम प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां तक तो हमने बातें कर ली है। तो चालक माध्यम के लिए के या एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है, ये भी हमने बता दिया। ठीक हो, अब एक मात्रक देख लेते हैं, एप्सिलॉन 0 का मात्रक देख लेते हैं। बस आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, अब एप्सिलॉन 0 का मात्रक हमने तो यहाँ पर निकाल लिया ना। अब एप्सिलॉन 0 की बीमा पूछी जाती है, एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र पूछा जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र। तो एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र, बीमीय सूत्र, देखो बीमीय सूत्र यहां से निकालते हैं इस वाले फार्मूले से। तो यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R। सही है यहाँ पर। अब यहाँ से या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को छोड़ो, या क्या है 1/4 पाई को छोड़ दो, या कैसा है कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसको जब पलट देंगे तो यह हो जाएगा FR² बटे Q1 Q2 बराबर 1/एप्सिलॉन 0। तो इम्प्लाइज दैट एप्सिलॉन 0 बराबर कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बटे FR²। यह हमारा एप्सिलॉन 0 का यहाँ पे माना गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ऊपर वाला रफ करके यहाँ पर बता देते हैं कैसे निकाला जाता है इसको। अब हमें एप्सिलॉन 0 का मान, देखो हमने क्या किया कि 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R² है। अब हमने R को यहाँ पर गुणा कर दिया, क्योंकि बराबर लगा हुआ तो नीचे वाली वैल्यू इधर ऊपर चली जाती है और इधर ऊपर वाली इधर नीचे आती है, तो ये आ गई 1/एप्सिलॉन 0 का 1/4 को छोड़ दिया, कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं। अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन 0 को ऊपर लाएंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी। तो जब ये पलट जाएगी तो इसका जो बीमी सूत्र हो जाएगा, आवेश को कहते हैं आई, तो आई इसका भी आई, इसका भी आई² हो जाएगा। चूंकि Q बराबर IT होता है तो 2 बार है तो हम लिखेंगे आई। तो धारा की बीमा, चलो अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या इसको हम लिख सकते हैं IT का वर्ग बटे, इसको लिखेंगे FR²। अब हम बीमा रख देते हैं, देखो धारा की बीमा एम्पियर 2 और टाइम की बीमा T और बल की बीमा होती है MLT-2। बीमी सूत्र बल का हो गया MLT-2 और दूरी यानी कि L का 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो देखो M की पावर कितनी हो जाएगी, ये तो हो गया ना यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से M-1 और L2 3, 1 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, ऊपर जाएगा -1 L1 L2 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -3 ML -3 हो जाएगा। ठीक है, ML -3, बात बची यहाँ पे T-2, ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, T4 हो जाएगा और A हो जाएगा 2। ठीक है,
m-1 l-3 T4a2 हो जाएगा। इसका बीमी सूत्र आपको भी ध्यान रखना है और इनके मात्रकों को भी ध्यान में रखना है। तो m-1 l-3 T4 और a2 होता है। ठीक है, तो अब हमने इस वाले जो पोर्शन को ये देख लिया। ठीक है, और एक इसमें अभी बच गया है कि उसका सदिश रूप लिखने के लिए बचा है कूलाम का। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिएगा, जरूर करिएगा, लाइक भी करते चलिएगा। और जितने भी हमने पॉइंट बताए हैं सभी पॉइंट को देखना, वहां से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं 1 नंबर के, और आगे भी बहुत सहयोग मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।